हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि कमीशंस होते क्या हैं। ये एक मल्टी हेडेड बॉडी है जिनका मेन टास्क है टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करना। कमीशन इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कमीशन के टाइप्स। कमीशन दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस आर दोज कमीशंस विच आर डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इन्हें पर्टिकुलर आर्टिकल्स असाइन किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस के टाइप्स में देखें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, नेशनल और रीजनल। नेशनल कमीशंस जो होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, और रीजनल कमीशंस जो होते हैं जनरली स्टेट लेवल के होते हैं। अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स। नेशनल कमीशन के एग्जांपल हैं जैसे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रीजनल कमीशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सभी नेशनल कमीशन के एग्जांपल हैं। रीजनल कमीशन के एग्जांपल होंगे एसपीएससी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर एससीज, स्टेट कमीशन फॉर एसटीज। अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी कमीशंस आर दोज कमीशंस विच आर इनेक्टेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है, वो बिल अगर पास होता है तो एक्ट बनता है, तभी उसके बाद ही ये कमीशन इस्टेब्लिश होती हैं। अब ये कमीशन भी दो टाइप की होती है, नेशनल और रीजनल। नेशनल कमीशन का हम एग्जांपल देखेंगे जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रीजनल का एग्जांपल देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये सभी कमीशन हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़े डिटेल में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसे आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है और हमारे संविधान के पार्ट 15 में इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होती है एंड इनका मेन टास्क होता है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखेंगे पावर्स। इनके पास पावर है सुप्रिटेंडेंस और कंट्रोल करने का पार्लियामेंट के इलेक्शंस को, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी यही लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात नोट करने की है, वो ये है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती है, उसके लिए एक अलग से बॉडी है जो कि है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अब देखेंगे हम आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 स्टेट्स दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही मे फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये अभी एक मल्टी मेंबर बॉडी की तरह वर्क कर रही है, लेकिन हमेशा से ये ऐसी नहीं थी। 1950 से 15 अक्टूबर 1988 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था जो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 16 अक्टूबर 1988 में प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया, लेकिन 1999 में ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट को वापस से एबॉलिश कर दिया और ये वापस से एक सिंगल मेंबर बॉडी हो गई। बट अगेन इन 1993 इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी। अब इनके हम देखेंगे सैलरी और अलाउंसेस। सैलरी और अलाउंसेस इलेक्शन कमिश्नर्स के सेम हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हैं। इनका रिमूवल प्रोसीजर भी सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। अब हम देखेंगे इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल है 6 और 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। या तो आप 6 साल तक के लिए काम कर लीजिए या फिर आप 65 की उम्र तक काम कर लीजिए, जो भी पहले आ जाए। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंस। ये अपना काम निडर होकर कर सके, बिना किसी प्रेशर के, दबाव के कर सकें, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है। इनका रिमूवल जो ग्राउंड्स होता है वो सेम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा होता है, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, जो कि हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम जुडिशियरी सेक्शन पढ़ेंगे। अब देखेंगे इनकी सर्विस कंडीशन। जो सर्विस कंडीशन भी इनकी, एक बार ये लोग अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद वेरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके चुनाव में कुछ फ्लॉज भी हैं, मतलब कुछ गलतियां भी हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं कर रही है। इनकी जो टर्म है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्हें
कोई मनाही नहीं है कि वो रिटायर होने के बाद आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई काम नहीं करें, ऐसी कोई मनाही नहीं है। अब देखते हैं हम पावर एंड फंक्शंस। इनके 3 टाइप के पावर्स होते हैं मेनली, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। अब हम इन पावर्स को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इनका काम होता है इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले सभी एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करना, शेड्यूल बनाना, इलेक्टोरल रोल बनाना। इनका एक काम होता है प्रेसिडेंट या सरकार को एडवाइस करना कि किस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है, किसे नहीं करना है। इनका काम ज़रूर होता है एडवाइस करना, लेकिन सरकार का काम ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो एडवाइस किया वो माने या ना माने। इनका जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि इमरजेंसी के 1 साल के बाद इलेक्शन कंटिन्यू करवाना है या इमरजेंसी को और एक्सटेंड करना है, ये भी एडवाइस इलेक्शन कमीशन ही करती है प्रेसिडेंट को। ये इलेक्शन के लिए इलेक्शन सिंबल देते हैं, जैसे ये अलग अलग पार्टीज़ को सिंबल यही अलॉट करते हैं, जैसे झाड़ू हुआ, कमल हुआ। इलेक्शन कमीशन किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकती है अगर उसने अपनी अकाउंट डिटेल्स पर्टिकुलर टाइम में नहीं दी हैं। एक चीज़ जो हमसे मिस हो गई है वो ये है, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज़ को डिटरमाइन करती है और इसके लिए सेंसस 1971 की हेल्प ली जाती है, ना कि 2011 की। अब हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 states that election commission of India has the job to superintendence, direct and control elections of parliament, member of legislative assembly, president and vice president, and not for the election of municipality and panchayats। अब देखेंगे हम आर्टिकल 325। No person ineligible to be included in special electoral rolls on the ground of religion, race, caste, sex। सिर्फ इस ग्राउंड पर किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं और यही वो आर्टिकल है जो हमें राइट देता है इलेक्शंस में वोट देने का। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो भी इंसान 18+ है उसे राइट है वोट देने का। नाउ आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर्स होते हैं प्रोविजंस बनाने के। किस टाइप के पावर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्शन के लिए जो पार्टीज़ में चंदा मिलता है वो कितना मिलेगा और कितना मिलेगा, कैश तक मिलेगा, एक लिमिट तक कैश में मिलेगा, वो लिमिट क्या होगी, ये सब काम पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये किस तरीके से चंदा लेना, ये काम भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नाउ आर्टिकल 328 पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। सेम पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होता है अगर स्टेट में चुनाव हो रहे हैं तो। नाउ आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 ने ये क्लियरली कहा है कि जो भी इलेक्टोरल मैटर्स है उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो भी मैटर है उसमें कोर्ट को दखल देने का कोई हक नहीं है। अब देखेंगे हम इनका स्ट्रक्चर कि ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एट यूनियन लेवल। एट यूनियन लेवल सबसे पहले क्या होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। उन्हें कौन असिस्ट करता है, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स। ये कौन होते हैं जनरली, ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि जनरली यूपीएससी के थ्रू ही जाते हैं। और इन्हें कौन असिस्ट करता है, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज एंड डेप्यूटी सेक्रेटरीज। ये हो गई बात यूनियन लेवल की। अब देखते हैं हम स्टेट लेवल पे ये वर्क कैसे करती हैं। स्टेट लेवल पे क्या होता है, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। अब उनको कौन असिस्ट करेगा, CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इसे इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने के बाद इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, कलेक्टर। इन्हें कौन असिस्ट करेगा, कलेक्टर। कलेक्टर क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्हें असिस्ट करेगा एज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। और कलेक्टर को कौन असिस्ट करेगा, वो है रिटर्निंग ऑफिसर। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि कलेक्टर को असिस्ट करता है। अब रिटर्निंग ऑफिसर को जो असिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हर एक पोलिंग बूथ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कि सीधे सीधे रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करते हैं।
अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिवीजन करेंगे आज का। अभी इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको असिस्ट करते हैं 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये अभी एक सिंगल मेंबर नहीं, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। अब देखेंगे इनका कार्यकाल 6 और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। ये आपको डेट याद रखना है क्योंकि MPPSC में कई बार क्लियरली डेट्स पूछ ली जाती है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर नोडल मिनिस्ट्री कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? जो है न्यू दिल्ली में। अब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल था वो 1950 टू 1958, 8 साल का कार्यकाल था इनका। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? जो थी VS रमा देवी। अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। ये अप्रैल 2021 में अपॉइंट किए गए थे। अभी करंट इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है जो 2 और रहते हैं? ये है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। लेकिन हाँ, ये जो 3 लोग हैं इसमें डिसीजन कैसे होता है? ये मेजॉरिटी से होता है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना डिसीजन इन पे थोप देगा, नहीं। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो जो भी 3 में से जो 2 बोलेंगे वही होगा। अब देखते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 क्या है। ये वही अमेंडमेंट एक्ट है जिससे वोटिंग एज रिड्यूस हुई थी 21 से 18। इसके पहले वोटिंग एज थी 21। तो आपको ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आया है और आगे चल के भी आएगा। और आजकल जो चुनाव होते हैं वो होते हैं वीवीपैट मशीन से। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज़ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पहले होते थे EVM से, बट अब होते हैं वीवीपैट से। इसमें क्या चेंज है? इसमें है अगर आपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट किया है तो उसका नाम आपको 7 सेकंड तक दिखेगा और उसके बाद वो नाम गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया क्या आपका वोट उसी को गया है, और उसके बाद ये इंश्योर हो जाएगा कि हाँ आपका वोट सील हो चुका है। फिर इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी कमीशंस बनी हैं समय समय पर, जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए हैं। माने ना माना, मानना ना मानना ये सरकार के हाथ में था, लेकिन ये कमिटीज़ आपको याद रखना है। कई बार प्रीलिम्स में सीधे पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। जैसे है तारकुंडे कमेटी, ये 1974 में बनी थी। फिर है दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये 1990 में बनी थी। देन इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, देन जीवन रेड्डी कमेटी 2004। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आगे चल के हम इनके ऊपर MCQs भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।